नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और अब सिर्फ चंद मिनटों का वक्त बचा है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और जो लोग कतारों में लगे हुए हैं, हालांकि जो कि पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच गए हैं, वो वोट कर पाएंगे चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का वक्त है वोटिंग के लिए और वो वोटिंग अब से कुछ ही मिनटों में बस खत्म होने जा रही है। कुछ जगहों पर 5 बजे तक का ही वक्त था और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। हम आपको फिलहाल अपडेट देंगे कि अब तक यानी कि 5 बजे तक कितने परसेंट वोटिंग हुई है, किन किन जगहों पर। 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए जो आज वोटिंग हो रही है, उनमें 5 बजे तक कितने परसेंट वोटिंग रही है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में 5 बजे तक का की अगर हम बात करें तो 76% मतदान रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा हमेशा नंबर 1 रहा है, पिछले बार भी हमने देखा था और इस बार भी त्रिपुरा में 5 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान 76% रहा है। और ये मुबारकबाद मैं देना चाहूंगी त्रिपुरा के लोगों को कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलकर अपने घरों से अपने मत का इस्तेमाल किया है। वो एक तरह से नजीर है देश के बाकी राज्यों के लिए, बाकी जगहों के लिए जहां पर वोटिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और आज 8 सीटों के लिए वहां पर मतदान हो रहा है। 8 सीटों पर पहले हो चुका है और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान रहा है तो ये डिसअपॉइंटिंग है और ये बहुत कुछ बताता है कि मतदाता में उस तरह का उत्साह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चुनाव को मोदी जी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उनके हिसाब से गर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जहां पर राम मंदिर से लेकर तमाम तरह के मुद्दे, जहां पर यह माना जाता है कि अक्सर चुनाव वहां पर पोलराइज हो जाता है, ध्रुवीकरण, वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने के लिए मिलता है। हाल ही में प्रधानमंत्री के कई इस तरह के बयान भी आपको देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन उस तरह की कोई भी स्थिति वहां पर देखने के लिए नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों ये वोटिंग परसेंटेज इतना कम हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है और इस पर बात करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मतदान क्यों सबसे कम है। और लगातार हम आपको अलग अलग स्टेट, आप स्क्रीन जो देख रहे हैं उसके स्क्रीन के मेरे लेफ्ट तरफ और आपके राइट तरफ आप देख पा रहे होंगे कि तमाम परसेंटेज जो है वो 5 बजे तक की जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं कि अब तक कहां कहां कितने फीसदी मतदान हुआ है। 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 53% मतदान हुआ है। मणिपुर में 5 बजे तक 76% मतदान हुआ है, तो मणिपुर में भी अच्छा मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ एक सरप्राइज के तौर पर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 72% मतदान हुआ है अब तक। आपने भूपेश बघेल का वो वीडियो भी देखा होगा जहां वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कर्नाटका में 5 बजे तक 64% मतदान हुआ है। कर्नाटका में भी मतदान ठीक ठाक हम मानेंगे और 67% मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक हुआ है। त्रिपुरा में अब तक का सबसे अच्छा मतदान, और त्रिपुरा में हमने लगातार देखा है कि नंबर 1 पे त्रिपुरा रहता है। जागरूक वहां का मतदाता है और लगातार वो बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करता है, 76%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मणिपुर और तीसरे नंबर पर मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ रहने वाला है, जहां पर 72% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अभी 5:46 हो रहे हैं, यानी कि चंद मिनटों का ही वक्त बचा है जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग कतारों में लगे हुए हैं, जो पोलिंग बूथ के अंदर चले गए हैं, वो चाहे रात के 10-11 ही क्यों ना बज जाए, लास्ट वोटर तक अपना वोट देगा। ये रूल है और आप अगर कतारों में लगे हैं तो परेशान ना हो, आप वोट कर पाएंगे अगर आप पोलिंग बूथ तक पहुंच गए हैं। कुछ जगहों पर 5 बजे तक भी वोटिंग थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान और अब से कुछ ही मिनटों में 10 मिनट में ये प्रक्रिया जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल अपडेट है कि कहां कितने परसेंट ओवरऑल जो वोटिंग रही वो बाद में ही पता चल पाएगी जब चुनाव आयोग जो आंकड़े हैं उनको अपडेट करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको 5 बजे तक की अपडेट दे रहे हैं और लगातार आप ये देखिए कि इस अपडेट में आपको त्रिपुरा नंबर 1 पर, मणिपुर दूसरे नंबर पर, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की वोटिंग हुई है 53%, वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह से वोटिंग हो रही है। अमरोहा में खासतौर पर बात की जाए तो वहां बताया जा रहा है कि दूसरी सीटों से कहीं ज्यादा मतदान हुआ है, जैसे हमने पहले फेज में सहारनपुर पर देखा था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल सोशल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरे चरण का चुनाव जो है, वोटिंग जो है वो अब से चंद मिनटों में खत्म होने वाली है। हालांकि जो लोग कतारों में लगे हैं वो अपना वोट कर पाएंगे। ये वोटिंग परसेंटेज खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर बात करें, 53%, ये क्या बताती है? पिछले बार भी ये फीसद काफी कम था और मोदी जी पर बहुत परेशान, हताश नजर आए। वो वोटर्स उनके शायद निकल नहीं पाए। क्या इस बार भी कुछ यही कहानी लिख रहे हैं वोटर? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। और लोकतंत्र में इससे बड़ा दिन कोई और नहीं होता है जिस दिन वोट पड़ता है। इसलिए हम जैसे लोग हमेशा इस बात की वकालत करते हैं कि अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके अगर संभव हो तो वोट डालने जरूर जाना चाहिए। एक वोट का फर्क पड़ता है। अब इसका विश्लेषण करें कि दूसरे चरण में भी यूपी की बात करें, यूपी और बिहार दो राज्यों को थोड़ा सा मैं जोड़ लेता हूं। इस दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अभी मैं ये दावा करके कह दूं कि नहीं, ये जो कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है ये बीजेपी का ही नुकसान होगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो बीजेपी के नेता हैं वो तो ये बात समझते हैं कि भाई ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है इसका असर उनके ऊपर ज्यादा दिख रहा है। जैसे ही पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम दिखा, उनकी भाषा बदल गई। दूसरे चरण में जो ये परिस्थितियां बन रही हैं, इससे उनकी भाषा और खराब हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैं मोटा मोटी केवल एक विश्लेषण कर दूं, जितना मैंने पिछले 2-3 दिनों में बिहार की 5 सीटों का अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का, इन पर आज वोट डाले गए। इनका समीकरण जो बनता दिख रहा है, बिहार की 5 में से 4 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। किशनगंज की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हुए थे। इस बार जो अभी तक का समीकरण है, 5 में से 4 सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जेडीयू अलायंस, वहां का समीकरण बदल गया है। चाहे वो किशनगंज की सीट हो, चाहे वो कटिहार की सीट हो, चाहे वो भागलपुर की सीट हो, चाहे वो पूर्णिया की सीट हो। पूर्णिया में थोड़ा सा पप्पू यादव वाला एक समीकरण बना हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि उनको ज्यादा वोट नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तिकोड़ी किया हुआ उन्होंने। ठीक वैसे जैसे किशनगंज में AIMIM भी है, अख्तरुल ईमान उनके प्रत्याशी हैं, तो थोड़ा सा वहां पेच है। लेकिन फिर भी इन 5 में से 4 सीटों पर एज जो है वो विपक्षी गठबंधन इन इंडिया अलायंस की तरफ दिख रहा है। अंतिम परिणाम क्या होगा, इन 4 को बात करेंगे। लेकिन ये बिहार का समीकरण है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, दूसरे चरण की सीट हैं। ये दूसरा चरण वो है जिसने बीजेपी जैसी पार्टी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि इस दूसरे चरण की वोटिंग हो जाए, तब कैसरगंज में टिकट घोषित करना कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दोगे कि नहीं दोगे। तो इतना दबाव है बीजेपी के ऊपर। RLD उधर देखिए क्या हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब उनका वोट बैंक इतना इंटैक्ट नहीं रहा, क्योंकि उनकी छवि थोड़ी गड़बड़ हुई है। ठीक वैसे ही दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आने के बाद उनका जो कैडर है वो कंफ्यूज है। 2-3 चीजें एक साथ हुई RLD के खाते में। RLD कई जगह लगा रही कि हमें तो काम ही नहीं दिया, हमें तो संसाधन ही नहीं दिया, हम कहां प्रचार करते। बीजेपी ने उतना सुविधाएं नहीं थी RLD को जिसकी उन्हें दरकार थी। बीजेपी को लगता है कि RLD उनको उतनी मजबूती नहीं दे पाई जितना उनको दरकार थी। थोड़ा जयंत चौधरी में न्यूट्रलाइज दिखे, एक आध बागपत वगैरह की सीटों को छोड़ दें तो RLD का प्रभाव नॉर्मल है, कम हुआ है। मेरठ की सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारा है और अरुण गोविल को विदेशी बाहरी, मतलब विदेशी माफ करेंगे, अरुण गोविल भी किसी देश के हैं, लेकिन हाँ वो मुंबई के हैं, तो वो मामला फंस जा रहा है। अमरोहा की सीट पर तमाम पेच होने के बावजूद दानिश अली वहां मजबूत दिख रहे हैं। तीसरी सीट है अलीगढ़ की सीट। अलीगढ़ की सीट पर आज की तारीख में सतीश गौतम को लेकर के खासी नाराजगी है और इंडिया अलायंस के खेमे में वो सीट ज्यादा जा रही है। 3 सीटों पर मैं सीधे एज दे रहा हूं इंडिया गठबंधन को। 2 सीटें और हैं, चाहे वो
दो दो सीटों को और जोड़ा जा सकता है जिसमें फाइट है। इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जहां 7 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी, वहां लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो पीछे चल रही है। 4 सीटों पर लगभग बराबर की फाइट। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का ही समीकरण है। 88 में से 54 सीटें जीत गए थे वो, अब कम 50 सीटें, सॉरी, अगर 88 में से 50 सीटें हैं तो इस बार तो वो नहीं दिख रहा है बुशरा जी। फिलहाल मामला ये दिख रहा है कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज भले कम हुआ है, लेकिन समीकरण 2019 की तुलना में काफी हद तक बदल चुके हैं। और वो बदलाव मुझे उम्मीद है कि दूसरे चरण में कुछ अलग इशारा कर रहा है, जो शायद बीजेपी भी भांप रही होगी। इसलिए हो सकता है कि उनके आने वाले दिनों के भाषण थोड़ा और बंटवारे वाले हों, थोड़ा और नफरत वाले हों, थोड़ा और उत्तेजना पैदा करने वाले हों। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया, अब से कुछ देर पहले मेरे पास मेरठ से ही फोन आया, और राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उनका, क्योंकि मैंने वो मेरठ की सीट मैंने कवर की, उन लोगों से मैंने बात की, और बहुत ज्यादा एक तरह से उत्साहित होकर उन्होंने मुझे फोन किया, और फोन करके उन्होंने ये बताया कि वहां पर 14 ऐसे गांव हैं जो क्षत्रिय समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे गांव जहां पर कुछ हजार और कुछ 100 वोट्स हैं, वहां पर बीजेपी के 10-10 नेता जो है वो खुशामद करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और एक गांव जहां पर लगभग 500 वोट हैं क्षत्रिय समाज के, वहां पर जैसे तैसे खुशामद करके 100 वोट वो डलवाने में कामयाब रहे। तो या तो उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं क्षत्रिय समाज जो बीजेपी को हरा रहा है, या फिर वो वोट नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 52 से 53% ही मतदान यहां पर हुआ है, जो कि अमूमन 64 से 65% रहता है। तो इसको डॉक्टर लक्ष्मण यादव आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये कहा जाए उनकी तरफ से, ये नौबत आ जाए कि लोकसभा की सीट जो कि 18 से 20 लाख तक उसमें मतदाता होते हैं, अगर कुछ 100 लोगों को मनाने के लिए 10-10 नेता खुशामद करें, अगर वहां के लोकल, अगर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेताओं को लगना पड़े क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए, और उनके उसके बाद वो ये कह दे कि रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी पर हम अडिग हैं, तो ये कितनी चिंता का विषय आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? इस ऐसे वक्त में क्या हालत आपको उनकी लगती है? देखिए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि नाराजगी ऐसी बढ़ गई है। पता नहीं सबसे बड़े क्षत्रिय नेता योगी आदित्यनाथ को की सुविधाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं बीजेपी के द्वारा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, उनके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। मुझे लग रहा है कि कुछ पेज तो बीजेपी के यूपी बीजेपी में भी फंसा हुआ है, जिसका असर बीजेपी के खिलाफ जाएगा, ऐसा भी माना जा सकता है। एक दो चीजों में मुझे संदेह रहता है, पता नहीं क्यों। 2022 का चुनाव था और पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बनाया गया कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, और जब सीएसडीएस का आंकड़ा आया तो लगभग 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। हाँ, लेकिन इस बार का 2024 का जो आंकड़ा है या जो परिदृश्य बना हुआ है वो 1922 वाला नहीं है। 2024 में बड़ी बड़ी सभाएं की हैं राजपूत समाज के लोगों ने, और उन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके खिलाफ खड़ी है। अब ये बता रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते होंगे अच्छे से, वो लोग समझेंगे, और प्रोफेसर रविकांत जी आ गए हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर 24 में सब ठीक नहीं रहा तो 27 तक इंतजार यूपी में तो नहीं होने वाला है। बहुत तरह की चीजें इंटरनल क्राइसिस में उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 में भी क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट वोटर, जो एक समय तक बीजेपी का कोर वोटर रहा है, उसके बीच में थोड़ा तो डेंट हुआ है, और वो पहले और दूसरे चरण में साफ दिख रहा है। अब ये दबाव ही है ना कि एक तरफ आपको जाट वोटर को भी साधना है, इसलिए भले आपको टाइम लगे, कैसरगंज का टिकट बाद में देंगे, वो दबा हुआ है सब। उनका दबदबा है कि किसका दबदबा है, अब ये देखना वो है। सहारनपुर तक, यानी पहले चरण के सहारनपुर से लेकर के दूसरे चरण के मेरठ और अलीगढ़ तक ये असर तो दिख रहा है। बीजेपी का वोटर चूंकि बीजेपी के लिए एकदम सब कुछ समर्पित करके रहता है, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो अगर बीजेपी को वोट नहीं देता है ना, तो वो निकलता नहीं। वो अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा वोटिंग परसेंटेज, और बीजेपी इस बात से चिंतित है।
जो रही बात इंडिया गठबंधन की, जैसे समाजवादी पार्टी का कोई अगर वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का कोई वोटर है, वो काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं, और वो मेहनतकश लोग खेत में काम करके ना, गेहूं का काम करने के बाद भी वो वोट डालने तो जा रहे हैं। थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है, यह बात कह देना कि सारा बीजेपी का ही कम हुआ है, ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हाँ, ये जो परसेंटेज कम हुआ है, प्लस ये राजपूत समाज की नाराजगी, प्लस बसपा एक समय तक ये माना जा रहा था कि या तो खेल में नहीं होगी या बीजेपी को फेवर करती दिख रही होगी। मेरा मानना है कि बसपा ने अभी तक जो अपनी पॉलिटिक्स फिर से खड़ी की है, वो बहुत मजबूती से खड़ी की है। आकाश आनंद भले सपा और कांग्रेस पर भी हमलावर है, लेकिन वो बीजेपी पर भी हमलावर है। तो अगर बसपा अपने कोर वोटर को इंटैक्ट करने में कामयाब होती है, बीजेपी के लोग नाराज हो रहे हैं, सपा के प्रत्याशी बेहतर हैं, और अगर ये त्रिकोणीय मामला हुआ, इसी आधार पर मैं ये कह रहा हूं, आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी सीधे हारती हुई नजर आ रही है। अब ये पूरा परिदृश्य बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। आपके पास मैं लौट रही हूँ, प्रोफेसर रविकांत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब लगभग 6 बजे का वक्त हो गया है, यानी कि वोटिंग, जाहिर सी बात है कि अब तक का ही टाइम था, लेकिन जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो अपने मत का इस्तेमाल अभी भी कर पाएंगे, क्योंकि लाइनें अलग अलग जगहों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लेकिन कुछ जगहों से आंकड़े अच्छे नहीं आए हैं अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं, खासतौर पर जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, हिंदी पट्टी के राज्य, यहां से अच्छी परसेंटेज नहीं आ रही है। लेकिन त्रिपुरा की बात करें, मणिपुर की बात करें, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी 5 बजे तक 72% जो है वो मतदान वहां पर हुआ है, जो कि अच्छा माना जाएगा। उत्साह वहां देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में भी ठीक ठाक रहा है, बहुत अच्छा वहां पर भी नहीं माना जाएगा। जो 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है। और हम अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की नाराजगी की कि अगर या तो वो उनको वोट कर रहे हैं जो बीजेपी को हरा रहा है, या फिर वो वोट ही नहीं कर रहे हैं, और लगातार उनको मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि वो नहीं मानेंगे, और ये तक भी कहा उन्होंने मेरे ही साथ कि चाहे राजनाथ सिंह आ जाएं या खुद योगी आदित्यनाथ आ जाएं, इस बार हमने तय कर लिया है, नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। जो उनके स्वाभिमान की तो लड़ाई है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो आम लोगों के, जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों के मुद्दे, वो सब उनके भी मुद्दे हैं। और सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं है, त्यागी समाज हो, सैनी समाज हो, जाट समुदाय हो, उनका भी एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इस वोटिंग परसेंटेज को प्रोफेसर रविकांत आप कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? पिछली बार भी आपने देखा, उसके बाद हमने नरेंद्र मोदी के तमाम बयान हमने देखे, वो किस तरह से गलत तरीके से प्रमोट कर रहे थे, हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को, चाहे गलत कारणों की वजह से ही सही, लेकिन उसके बाद लोगों में एक क्यूरियोसिटी तो जागी कि आखिर ऐसा क्या है। उन्होंने पन्ने पलटे और देखा, अरे मुस्लिम लीग तो कहीं पर है ही नहीं, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कि वो मंगलसूत्र ले लेंगे, ना ही ऐसा यहाँ पर है कि भाई वो मुसलमानों को तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेकर दे देंगे। तो वो तब उन्होंने झांका और तलाशा, तो उन्हें पता चला यहाँ तो 30 लाख नौकरियां देने की बात है, यहाँ तो पहली नौकरी पक्की करने की बात है, यहाँ तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए महीना देने की बात है। तो इन तमाम चीजों को, इन स्थितियों को, परिस्थितियों को और इस वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? बुशरा जी, इसमें 2 परिस्थितियां हैं। एक जो बात आपने कही कि जो ठाकुर मतदाता है वो इस समय खामोश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो ना मुखर है और ना ही वो पोलिंग बूथ तक जा रहा है। जहां पहले चरण में उसने इंडिया अलायंस को वोट किया था, मुझे अभी जो खबर मिल रही है कि इस बार वो थोड़ा सा असर पहुंचाया है नरेंद्र मोदी के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजनाथ सिंह को भेजा गया मनाने के लिए, थोड़ा असर तो हुआ है, लेकिन ठाकुर मतदाता बीजेपी को वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो इंडिया अलायंस को अब वोट करने के लिए उस तरह से आक्रामक। मेरी एक चिंता है और वो चिंता बहुत वाजिब है। आज मैंने 2-3 लोगों से बात की और ये बहुत बड़ा आरोप है जो लोग वहां से मुझे बता रहे थे। गाजियाबाद में कम से कम 10 से 20% लोगों के टिकट, वो वोट काट दिए गए।
एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मेरी गली में करीब 150 मकान हैं, उस गली के बीच में केवल एक खास बिरादरी का जो मकान है उसमें केवल वोट है, बाकी जो जाटव समाज है उसका एक भी वोट नहीं बना हुआ था। और आश्चर्यजनक रूप से जो बीएसपी की बात हो रही थी, इस बार दलित बहुत स्ट्रेटजी के साथ वोट कर रहा है और आक्रामक तरीके से कर रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो संविधान को बचाने का है। बीएसपी के कैडर ने भी गाजियाबाद में, मैं इसे पर्टिकुलर गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, वहां पर उसने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है, यानी इंडिया अलायंस को वोट किया है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा वोट काटा गया। फिर मैंने एक सरकारी अधिकारी से भी बात की, उसने मुझे जो बताया वो तो और भी ज्यादा परेशानी में डालने वाला था, लेकिन मैं बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि हकीकत क्या है। उसका कहना था, जो खुद चुनावी मशीनरी का हिस्सा है, उसने कहा कि करीब 20% वोट काटे गए हैं दलितों और अल्पसंख्यकों की। अगर बुशरा जी ऐसा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस हत्या को करने वाला जो चुनाव आयोग है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और उसमें जो पूरा सरकारी अमला है, वो इसमें मिली भगत के साथ लोकतंत्र को हड़पने का काम, उसकी हत्या करने का काम कर रहा है। और ये मैं खुले तौर पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, अगर ऐसा है तो लोगों के वोटिंग अधिकार को छीनने की यह साजिश की जा रही है, और सीधे तौर पर यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर और जो उन्होंने इस देश के लिए किया है उस पर समूचे तौर पर हमला है। ये बेहद बेहद संगीन और बेहद मुश्किल में डालने वाली स्थिति है आज के तारीख में। और इससे ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हिले हुए हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिस तरह का उन्होंने आक्रामक भाषण दिया, उन्होंने छोड़ दिया चिंता कि चुनाव आयोग क्या कहेगा, क्या करेगा, उनको कोई परवाह नहीं। वो जानते हैं कि चुनाव आयोग उनके लिए क्या है, और इसीलिए वो हिंदू मुसलमान पर आ गए। और वो ये कह रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मंगलसूत्र ले लेंगे, अरे जो वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का शासन तो 55 साल रहा, और ये वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने चीन के साथ युद्ध में अपने गहने तक गंवा दिए थे, दे दिए थे। और वो नेहरू हैं जिन्होंने आनंद भवन से लेकर के अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नोटबंदी के जरिए उन महिलाओं के भी पैसों को हड़प लेते हैं जिन्होंने 2-4 साल में 1000, 2000, 4000, 5000 रुपया जोड़ करके कहीं किसी घड़े में, कहीं किसी चावल के बीच में, कहीं गेहूं के बीच में रखे थे, वो भी हड़प लिए। तो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने जो हालात किए हैं इस देश के, वो इस देश की जनता समझती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर वोट काटे गए हैं तो ये जो विपक्ष है उसको क्या लकवा मार गया था, क्या वो अपाहिज हो गया था? केवल वो चुनाव के मैदान में पहुंचता है और ये सोचता है कि लोग हमें सत्ता सौंप देंगे। इस तरह से जब सामने सीधे लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, उस समय तो खड़े हो जाना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं, वो न्याय यात्रा उन्होंने की, एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या कोई भी विपक्ष का नेता हो, जब तक वो इस चुनाव आयोग के पूरे तंत्र को और मोदी सरकार के शिकंजे को नहीं समझेगा और इसको चुनौती नहीं देगा और इसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, मैं मानता हूं कि सरेआम बेईमानी की जा रही है, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वोटर लिस्ट आती है तो उसको वो चेक करें और किसके वोट कट गए हैं उनको दोबारा से वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी भी है। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, उसको बधिया बनाने की कोशिश हो रही है। तो उस समय सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने जाकर के लोगों के मुद्दे उठाएं, आपको इस तंत्र को भी समझना होगा और उसको सुधारने की कोशिश करनी होगी। ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर इसी तरह से चलता रहा, पीलीभीत में पिछले जो चरण का चुनाव हुआ था उसमें 10 से 15 हजार लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था, लाठियां मारी जा रही थी अल्पसंख्यक लोगों पर, और एक परिवार के लोगों के 4 अगर लोग हैं तो 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर उनके वोट हैं, ये भी शिकायतें आई थी। अगर इस तरह की शिकायतें हैं तो इनका निवारण कौन करेगा? चुनाव आयोग से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा और इस मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष
पुरजोर तरीके से उठाना होगा, ताकि अगले चरणों में, हालांकि अब क्या कर पाएंगे आप जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, लेकिन जिन परिवारों के वोट अलग अलग बूथ पर हैं, तो कम से कम चाहे आप ऑटो उपलब्ध कराएं, कोई गाड़ी उपलब्ध कराएं, अपने कार्यकर्ता को लगा करके ये जो वोटर का अपना अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार है, इसका पालन करवाने के लिए, इसको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए आपके कार्यकर्ताओं को आप सक्रिय कीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट डलवाएंगे, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा, अगर आप संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं तो आपको पोलिंग बूथ पर ले जाने की जिम्मेदारी भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल जनता हमको जिता करके दे देगी, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में लोग इस सरकार से इतने नाखुश नहीं है, कि परेशान ही नहीं है, बल्कि गुस्सा है, बेहद गुस्सा है, और वो इस सरकार को हटाने के लिए सामने खड़े हैं। लेकिन अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो देश और देश का जनमानस आज विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है, मोदी सरकार के सीधे खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो कहीं मजबूर हो रहा है, अगर उसका वोट कट रहा है, अगर उसके पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, अगर वो लाइन में लगता है, उस पर पुलिस लाठियां बरसाती है, तो फिर जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि वो वोट डालना उनका सुनिश्चित कराएं। और ये जो वोट परसेंटेज घट रहा है, वो दोनों ही तरफ का है, लेकिन वो वोट परसेंटेज विपक्ष का घट रहा है, मोदी के खिलाफ वो वोट परसेंटेज घट रहा है, वो दरअसल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और लोगों को रोका जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उन्हें गालियां तक दी जा रही है। इस तरह की तमाम खबरें आ रही, कोई एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह पर। आप जो कपड़ों से पहचानने की बात करते थे, उसी तरह से कपड़ों से पहचाना जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की और इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इस देश के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये केवल इससे काम नहीं चलेगा, विपक्ष को भी मुस्तैदी के साथ चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी होगी। जी बुशरा जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने प्रोफेसर रविकांत यहाँ पर कही हैं, और ये बहुत तरह के सवाल उठा रही हैं लगातार। पहले फेज में भी हमने देखा कि जहां पर बुर्के वाली महिलाएं थी, उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया था। हमने देखा कि जहां पर मतदाता जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के थे, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, वहां पर किस तरह से पुलिस ऑफिसर उनके आईडीज जो है वो चेक कर रहे थे, कई आईडीज उनसे मांगी जा रही थी। आज भी हमने देखा अमरोहा से लेकर मेरठ से लेकर अलग अलग जगहों से ये खबरें आई, जहां पर जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनका अगर परिवार में 10 लोग हैं तो किसी एक या 2 का नाम है, बाकी का नाम नहीं है। इस तरह की वीडियोस, इस तरह की शिकायतें वो करते हुए नजर आए। जिस तरह से जो वोटिंग है उसको स्लो कराने का इल्जाम भी लगाया गया, और इस तरह के मैसेजेस भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट किए गए। कुछ पत्रकारों के ग्रुप पर गलती से शायद वो भेजे गए मैसेजेस होंगे, जहां ये कहा गया कि 40% वोटिंग हो गई है। मुस्लिम इलाकों की बात कर रहे थे, और जुमे की नमाज के बाद आप देखना कि यह आंकड़ा और कहां पर बढ़ेगा। यानी कि इंस्टिगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जैसे मानो कि मुस्लिम जो है इस देश का नागरिक और मतदाता नहीं है, कहीं और से आए हैं। और अगर खुद प्रधानमंत्री अपने मंचों से इस तरह की बातें करें, अगर पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिया बता दें, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताएं, इस तरह की नफरत फैलाई जाए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो बातें प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, और जो लगातार हमने पहले फेज में भी देखी, दूसरे फेज में भी देखी, कि चाहे वो मतदाता हो जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं माना जाता है, या फिर मुस्लिम मतदाता हो, उन तमाम पोलिंग बूथ्स पर जिस तरह से वोटिंग स्लो हो रही है, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो लाइनों में लगे हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, उनको लाइनों से अलग हटाकर उनकी चेकिंग की जा रही है। इस सबको किस तरह से देखा जाए, इससे तो मतदाता का मनोबल टूटेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत गर्मी है, हीट वेव है, वो बहुत अपने आप ही एक एफर्ट करके इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदार बनने आ रहा है। अगर उससे इस तरह का बर्ताव होगा तो ये बहुत तरह के सवाल खड़े करता है, और वही सवाल जो विपक्ष उठा रहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, और उसी पर लगातार चोट हो रही है। जो भी सजग और सरोकारी नेता हैं, या जो भी देश में सरोकारी लोग हैं, जो निडर होकर के एक पक्ष रख रहे हैं कि देश के संविधान को खतरा है, वो यूं ही नहीं है। वो लोकतंत्र अगर खतरे में है तो वो इसी तरह से खतरे में है। उसके कई सैंपल दिखते हैं अलग अलग।
अब एक बात मैं कह दूं, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था और 2022 के चुनाव में बीजेपी जो बिल्कुल फिसड्डी थी, उसकी स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और उनकी रैलियों में बहुत भारी भीड़ हुआ करती थी। ये लग रहा था कि मामला एक तरफा चला जाएगा और उस बीच में भी जो कुछ लापरवाहियां हुई विपक्षी लोगों की तरफ से, उनमें से एक यही वोटर लिस्ट वाला था। हर बूथ पर बाद में क्या हुआ बुशरा जी कि एक दो बहुत बड़े अधिकारी, और वाकई ऐसी बातें कई बार अधिकारी लोग बोलते हैं क्योंकि वो तो उस पूरे सिस्टम में हैं, उनको सब पता है। मुझे एक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि साहब केवल ये जो वोटर लिस्ट में नाम काटा जाता है ना, ये तो आप देख लेते हैं, ये तो आपको दिख जाता है कि अच्छा इतने लोग का नाम काटा गया, और चिन्हित करके काटा जाता है। उसमें भी किस जाति का वोट काटा जाएगा, किस इलाके का वोट काटा जाएगा, मुस्लिम का वोट काटा जाएगा या खुलेआम होगा, ये तो दिख रहा है। पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी, अधिकारी लगाए जाएंगे, पोलिंग स्टेशन पर जो लोग लगाए जाएंगे उनकी बाकायदे पहचान की जाती है, और उसके बाद कौन वहां पर क्या करता है, इसको कैसे संचालित करते हैं। हर एक बूथ का एक आइडेंटिफिकेशन, एक तो आरएसएस के लोग जो गांव-गांव तक हैं उनके जरिए, और दूसरा प्रशासन के जरिए उनके पास होता है। कितने बजे तक कहां वोटिंग हो रही है, कहां वोटिंग कम कर देनी है, कहां वोटिंग का परसेंटेज धीमा कर देना है, कहां वहां पर थोड़ा हलचल पैदा कर देनी है। वोटर कार्ड न होने पर आधार कार्ड के नाम पर आप जा सकते हैं वोट डालने, लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण दोनों में यह बदतमीजी देखी गई कि सीधे आप टारगेट करके, भाई दो तीन कम्युनिटी है, और ये बात लाग लपेट से कहने वाली भी नहीं है, जो सीधे बीजेपी विरोधी। बाकी लोग तो कई बार परिस्थितियों की वजह से कभी बीजेपी के साथ चले गए या कुछ प्रतिशत में भी चले गए। चाहे दलित समुदाय में एक जाटो कम्युनिटी है, हमें उस अधिकारी ने बकायदे नाम लेके बताया, ओबीसी कम्युनिटी में यादव कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में मुसलमान है। आप बाकायदे देखिए कि बूथ बूथ आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, कहां परेशान करना है, कहां किसका वोट काटना है, कहां किसका जो है इधर उधर करना है, ये खुलेआम होता है। इस बार कुछ जब ये मैं पड़ताल किया, गांव के स्तर पर भी मैंने भी पड़ताल की, तो पता चला कि कुछ कुछ लोगों ने इस काम को किया कि बूथ कैसे मजबूत हो, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने किया, लेकिन ये काम अभी उतना मजबूत तो नहीं हुआ, ये बात तो मानना पड़ेगा। जितनी रखवाली एक वोट की होनी है, एक वोटर लिस्ट की होनी है, और उस दिन मतदान हो। आपको याद होगा रामपुर का उपचुनाव 26 से 27% वोट पड़ा था। मोहल्लों के सामने पुलिस वालों को खड़ा करके धमकाना, अपमानित करना, जलील करना और परेशान करना। पहले चरण में भी यही हुआ है और दूसरे चरण में भी इसकी तमाम शिकायतें आई। चुनाव आयोग को अब यूं ही नहीं था, चुनाव आयोग में चंद दिनों पहले अधिकारी बदल जा रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई नया आ रहा है, तो वो ईवीएम पर शायरी सुना रहा है, और वो इस तरह के भाषणों पर चुप है, इस तरह के कार्रवाइयों पर चुप है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि हम जब शिकायत करते हैं ना, चुनाव आयोग के हेल्पलाइन पर हम अपनी शिकायत जब भेजते हैं कि अमुक जगह पर ये दिक्कत आ रही है, अमुक जगह पर मशीन खराब होगी, अमुक जगह पर वोटिंग लिस्ट में दिक्कत है, अमुक जगह पर अधिकारी परेशान कर रहे हैं, कई बार आइडेंटिफाई करके उधर से फोन कट जाता, वो सुनवाई नहीं होती, कई बार होती है, कई बार नहीं होती। इतने स्तर पर यह काम किया जा रहा है कि यह आपके सबसे बुनियादी उसूल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया और ये कहा कि भाई राजा रानी के पेट से नहीं होगा, वोट से तय होगा। जब आप वोट की ही हिफाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बड़ा पतला पन्ना लगता है वीवीपैट का, गिनेंगे नहीं, वो ऐसे ही चलेगा, तो ये काम कम से कम किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो चिंता होनी चाहिए किसी भी सजग नागरिक को, किसी भी विपक्षी दल को, किसी भी राजनेता को, और बतौर नागरिक इस देश के वोटर को, यह खतरा तो बिल्कुल सामने है। एक आखिरी एक और चीज जोड़ दूं, एक दिन मैं देख रहा था कि 8 चरण में वोटिंग है, 8 चरण की वोटिंग में से 4 दिन शुक्रवार है। ये यूं ही नहीं हुआ होगा, ये यूं ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और किस दिन, आज का तारीख है, बिहार में किस इलाके में वोटिंग हो रही है, पश्चिमी यूपी में कहां वोटिंग हो रही है,
और इस वोटिंग को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे नकारात्मक किया जाए, इसकी कोशिशें इतने स्तर पर है ना। आप में से किसी के भी लोग अगर इस सिस्टम से जुड़े हैं ना, बड़ी आसानी से वो सारी बातें बता देंगे। ये है लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा, ये है संविधान पर सबसे बड़ा खतरा। और वाकई जनता इस बात से खफा है, जनता इन्हें सजा देना चाहती है। वो मैं फिर से कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देने को तैयार है, बिहार में भी देने को तैयार है। अब ये देखना होगा कि क्या एक दो चरण के बाद जैसे भाषा में पतन आया है, भाषा अमर्यादित हो गई है, बड़े नेताओं की झूठ और लूट पर आ गई है, क्या इस तरह की कोशिश इस चुनाव के परिणाम को अंतिम हद तक कहां मोड़ने की जाएगी? ज्यादा बड़ा खतरा वहां तक जाएगा। इसलिए मैं तो एक चीज और जोड़ूंगा, जो लोग चाहते हैं कि हुकूमत बदले, उन्हें इस वोट की हिफाजत भी करनी होगी, आखिरी दिन तक करनी होगी, तब जाकर के ये तय होगा कि भाई जितना वोट पड़ा है उसकी गिनती सही से हो जाए और उसका हिसाब हो जाए। वरना कब काउंटिंग धीमी हो जाती है, कब उसमें बिजली चली जाती है और परिणाम बदल जाते हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में खुलेआम इसके उदाहरण है। जीते हुए प्रत्याशियों को हराया गया है। वोटिंग में कोई आगे चल रहा है, 4 घंटे में कोई सार्वजनिक नहीं किया गया और बाद में पीछे हो गया, हार गया। मैं मछली शहर एक जगह है पूर्वांचल में, वहां 126 वोट से 112 वोट से ऐसे वो जीत हार हो गई। तो बहुत तरह से लोकतंत्र खतरे में है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जनता भी समझ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दूसरे चरण के बाद इस दिशा में और क्या रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और ये गंभीर सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष की मैं बात कर रही हूं, आप मुद्दे उठाइए, आपने एक अच्छा घोषणा पत्र बनाया है, आप तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के सरोकार के हैं आप। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो मतदाता है उसको पोलिंग बूथ तक लेकर आइए। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवर में वोट कराएं, उसको कन्विंस कर पाते हैं तो आप वो करिए। और उसके साथ साथ ये 7 चरणों का लंबा चुनाव है, 40 दिन का। और ऐसे में पहले फेज से लेकर, कई राज्य ऐसे हैं जो बड़े राज्य हैं जिसमें पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक वहां पर वोटिंग है, पहले फेज से ही शुरू हो जाएगी। और आप ये देखिए कि 1 जून तक वोटिंग होनी है और 4 जून को फैसला आना है, और 4 जून तक उन ईवीएम्स की हिफाजत हो सही तरीके से, यह भी सुनिश्चित किया जाए। तो जिम्मेदारी एक नहीं है विपक्ष के ऊपर, जिम्मेदारियों का अंबार है। और अगर वाकई में आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने का ये चुनाव है, इस देश को बचाने का ये चुनाव है, ये चुनाव आखिरी चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है। और अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो रशिया और तमाम चाइना से लेकर तमाम जगहों का एग्जाम्पल आप कोट कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपके ऊपर सबसे ज्यादा है और उस जिम्मेदारी को विपक्ष को समझने की जरूरत है। वोटिंग परसेंटेज की हम लगातार बात करें कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है अभी 5 बजे तक का 53% है। कुछ जगहों पर ये थोड़ा भिन्न है, अमरोहा से लेकर एक आध जगहों पर और, लेकिन फाइनल टैली जो है अब से कुछ देर में हमारे सामने होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो है 6 बजे के बाद जब फाइनल लास्ट वोट तक पड़ जाएगा, उसके बाद ही कहीं देर रात तक या कभी कभी सुबह तक भी अपडेट होती है टैली, तब हमें पता चलेगा कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज आखिर क्या रहा है। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बताता है। वोटिंग परसेंटेज मतदाताओं में कितना उत्साह है, मतदाता क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहा है, ये सब कुछ बताता है। और इस बार ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि किसी भी तरह की कोई लहर यहां पर नहीं है, कोई प्रचंड उस छद्म राष्ट्रवाद की जो बीजेपी का है, या फिर जो धर्म में जिस तरह से बांटकर वो सियासत करते हैं, यानी कि कोई सांप्रदायिक कोई वेव, उस तरह की कोई वेव नजर नहीं आ रही है। लोग असल मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और बीजेपी का वोटर अमूमन वोकल माना जाता है। और मैंने खुद देखा है कि लोग जब उनसे पूछे तो कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं। तो ना सिर्फ नेताओं को बल्कि मतदाताओं को भी बीजेपी ने डराने धमकाने का काम किया है कि वो इस लोकतंत्र में खुलकर ये भी नहीं बता सकता कि आखिर वो किसको वोट करने के लिए जा रहा है। केपी मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से समझते जानते हैं। केपी मलिक जी, आपका पहला कमेंट मैं लेना चाहूंगी। 53% उत्तर प्रदेश क्यों इतना डिसअपॉइंट कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? पिछली बार से इस बार को, दोनों फेज को कंपेयर करें तो कैसे देखें इसको? देखिए बुशरा जी, हमने सुबह भी ये बात कही थी आपको, ये जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था और अभी जो द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है,
मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ गई है, इसीलिए वो तमाम पैंतरेबाजी, तमाम भाषणों में बदलाव और तमाम नई नई चीजें उन्होंने करी थी। लेकिन वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो डोज दे रहे हैं, वो आखिर तक नहीं पहुंच पा रही है, मतदाता तक नहीं पहुंच पा रही है, मतदाता टस से मस नहीं हो रहा है। इसके आपको कारण जानने होंगे, जो कारण चले हैं शुरू से। जैसा कि मैंने कहा था, जो एक नया फॉर्मूला इस बार हमें बिहार से मिला है, तेजस्वी यादव ने कुछ ही चंद महीनों में जो लाखों नौकरियां दी हैं, जो एक जातीय जनगणना की बात उन्होंने की है, इसके बाद जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम चीजों पे जो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज है। और दूसरा, जो कांग्रेस के एलाइज हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे बिहार के तेजस्वी हो, इनके मैनिफेस्टो में भी बहुत ज्यादा कोई बदलाव मुझे नजर नहीं आता। वो भी कांग्रेस से मिलता जुलता बदलाव, मिलता जुलता ही मैनिफेस्टो है, और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को टच कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपील कर रही हैं मतदाता को, और मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कर रही। जो विरोधी मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, जो बंधा हुआ मतदाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो घरों से नहीं निकल रहा है, वो किसी और को वोट दे नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाह रहा, तो वो इसलिए घर में ही बैठा है। और अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जो पिछले कई सालों से कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो ठाकुर समाज है, जिसकी लगातार पंचायतें आपने देखी है, आपके क्षेत्र में घूमी है, वो घर से नहीं निकल रहा है काफी तादाद, क्योंकि वो दूसरे पे भी बहुत सहज नहीं है जाने के लिए। हालांकि उन्होंने घोषणा ये की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आएगा उसके साथ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तादाद ऐसी है, लगभग 30%, 40% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट डालना नहीं चाहते, इसलिए वो घर में ही बैठे हैं। इसके अलावा त्यागी समाज है, जिसमें लगातार विरोध का यहाँ पे पंचायतें चल रही हैं, और वो गौतम बुद्ध नगर से ही शुरू हुई थी, तो उसका असर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें किसानों के लिए एमएसपी, युवाओं के लिए अग्निवीर योजना को खत्म करना, उनको रोजगार देना, इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उन्होंने अपनी नीतियों की घोषणा की है, तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उससे थोड़ा घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बाद में आया है कांग्रेस के, उसके बावजूद उन्होंने उसमें कोई घोषणा नहीं की है। और चैनल पे भी अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, एमएसपी की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि कांग्रेस कैसे लागू कर सकती है, आप क्यों नहीं लेके आए, और आपने उसके बाद भी घोषणा नहीं की, तो वो इसको गोल-मोल जवाब देते हैं, कुछ बता ही नहीं पाते, और 6,000 बताने लगते हैं कि हम 6,000 रुपया दे रहे हैं किसान को। अरे भाई, किसान को आप क्यों दे रहे हो दान 6,000 रुपया महीना? आप 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हो फ्री में राशन? वो तो कोरोना था, एक इमरजेंसी थी, आपने दे दिया, उनको काम दीजिए ना। कोई फ्री का राशन नहीं लेना चाहता, कोई किसान 6,000 रुपए की भीख नहीं लेना चाहता, वो ये कहता मेरी फसल के दाम दीजिए, वाजिब दाम दीजिए। आप ये देखिए कि 2 रुपया किलो आलू उसका कोई लेने को राजी नहीं है, और यहां हम चिप्स के तौर पे जो है 200 रुपए किलो उसका आलू ले रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ पे चिप्स। तो आप उसको भी वाजिब दाम दे दीजिए ना, उसका 20 रुपए दे दीजिए भाई उसको, वो भी खुश रहेगा। वो नहीं देंगे, लेकिन उसको 6,000 रुपया जबरदस्ती देंगे किसान को, और 13 महीने वो बॉर्डर पे पड़ा रहे और यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ता रहे, और इनको 13 महीने के बाद एक जो है आकाशवाणी हो प्रधानमंत्री जी को, और वो कहें कि हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं, तब किसान यहां से जाता है। और तब भी जुमला उसको दे दिया एमएसपी का, और बोलते हैं कि हमने एमएसपी पे कमेटी बना दी है। सालों हो गए वो कमेटी बने, ना उसकी कोई मीटिंग है, ना कोई रिपोर्ट है, और जुमलेबाजी चल रही है। कितनी बेशर्मी से चुनाव में जाके वोट किसानों का मांग रहे हैं, तो वो किसान क्यों वोट दे रहे हैं? तो इनसे किसान भी नाराज है, इनसे युवा भी नाराज है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि वोटों में जो फीसदी कमी आ रही दिख रही है आपको, वो सीधी सीधी ये है कि कहीं ना कहीं युवा, किसान, बेरोजगार और महिलाओं को आपने नया दे दिया है कि आपके मंगलसूत्र छीन जाएंगे, तो उनको अपने मंगलसूत्र भी बचाने हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो इंगित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो अभी यादव जी ने कहा था थोड़ी देर पहले, उस पर तो हमारी आपकी चर्चा भी हो गई थी कि ये जुमे के दिन ही क्यों चुनाव हो रहा है। ऐसी क्या बात है कि जो महत्वपूर्ण एरिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, दूसरी जगह, क्यों यहाँ पे जुमे को चुनाव रखा गया है?
तो ये इतनी बारीक बारीक चीजों पे ध्यान कर रहे हैं। और एक वो बहुत उन्होंने इंगित किया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो, कि जो लंबा पीरियड है जहां चुनाव हो चुका है या जहां चुनाव आज हो रहा है, वो मत पेटियां जो रखी हुई हैं उनका कैसे रखवाली होगी, कैसे क्या सिस्टम होगा, इसका भी बहुत जरूरी। क्योंकि मैं विपक्ष में भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश नहीं देख रहा हूं। ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये सारी चीजें हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो लगे हुए वो इनको इंजेक्शन देने का काम, जोश देने का काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा जोश या उनकी कोई पॉलिसी या कोई रणनीति मुझे दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से होनी चाहिए विपक्ष की भी। तो मेन बात यह है कि जो अभी जहां पे है उनकी रखवाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं अच्छे से रखवाली हुई तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको यहाँ चैनल पे नहीं कहा जा सकता, वो खतरा भी है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम तरह के खतरे हैं और लोग अब बीजेपी की चाल और चरित्र से इतने अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए हैं कि अब सब कुछ खुलकर सामने बिल्कुल आईने की तरह एकदम साफ है और बिल्कुल सारी चीजें एक एक सामने हैं हमारे कि क्या हो सकता है और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। तमाम तरह के चुनाव हमने देख चुके हैं, चंडीगढ़ से लेकर तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। और सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं, लेकिन जिस दिन गिनती होती है उस दिन भी क्या कुछ खेल और किस तरह का खेल करा लिया जाता है, वो उसके बारे में भी तमाम एक्सपर्ट बात करते रहे हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। आपके पास आऊं उससे पहले मैं डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जी के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर रविकांत, बीएसपी की बात करना यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अलीगढ़ की सीट कवर कर रही थी और वहां पर जब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, खासतौर पर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनका ये कहना था कि साफ तौर पर वो ये कह रहे थे कि जितना वोट जो है बीएसपी का, जितना ज्यादा उनकी तरफ वो वोट करेगा उतना ही ज्यादा जो है वो हमें फायदा होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। ये किस तरह की बात है? ये कौन सा कि नए नए समीकरण है, इसके बारे में जरा बताइए। मैं थोड़ा खंगाल नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि अगर जितना बीएसपी को वोट जाएगा उतना ही हमें फायदा होगा, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीएसपी का कोर वोट है वो इंडिया गठबंधन को नहीं जाता है, वो बीजेपी को जाता है। और अगर वो बीएसपी को जाएगा, जितनी मायावती मजबूत होंगी उतना हमें फायदा होगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मायावती ने इसमें दो रणनीति अपनाई है। एक तो उन्होंने बहुत स्ट्रेटजी के साथ अपने कैंडिडेट दिए हैं और कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनके प्रत्याशी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 10 से ज्यादा ही होंगे, मैं सिर्फ 10 ही बता रहा हूं। दूसरा, जो जाटव मतदाता है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 11%। आश्चर्य ये है मुझे कि हर राजनीतिक दल ने केवल जाटव प्रत्याशी दिए हैं। 2-3 जातियां ऐसी हैं जिनको किसी ने भी टिकट नहीं दिया, और खास करके विपक्ष ने। मैं विपक्ष पर इसीलिए मुझे आश्चर्य भी होता है, कई बार गुस्सा भी आता है कि ये सोशल जो इक्वेशन है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार जाटव वोट पर काम कर रही है, और जिस तरह से वो लोग आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसपी के कैडर को उन्होंने लगभग खरीदा है। कई जगहों पर उन्होंने मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई हैं, नगद पैसा भी दिया है, ताकि वो जाटव के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। तो और दूसरा, ज्यादातर कैंडिडेट भी जाटव दिए हैं। कई उनके बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में, असीम अरुण हो या बेबी रानी मौर्य हो, ये जाटव लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो कोशिश बीजेपी की ये थी कि हम इस वोट में सेंधमारी करें। दरअसल जो बीजेपी की राजनीति है वो लगातार चेंज करने की होती है। पहले उन्होंने नॉन जाटव दलितों को अपने साथ किया, और जब वो थोड़ा सा मुखर होने लगे तो उनको परे करके फिर जाटव मतदाताओं पर उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। अगर मायावती चुनाव हल्का लड़ती तो जाहिर तौर पर जाटव मतदाता बीजेपी की तरफ जा सकते थे, लेकिन बीजेपी मायावती ने जहां पे अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं और जितनी मजबूती के साथ वो लड़ रही हैं चुनाव, प्रचार में जा रही हैं, आकाश आनंद लगातार प्रचार कर रहे हैं और बेहद आक्रामक तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वे उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं कि जो हमला सरकार इस समय
संविधान पर कर रही है, लोकतंत्र पर कर रही है। जो भाषा कभी बाबा साहब की होती थी, कांशीराम की होती थी, उसी भाषा में आकाश आनंद भी इन दिनों बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक आप जागरूकता का काम कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका निशाना है कि वो संविधान को खत्म करें, तो जो अधिकार हमको मिले हैं उन अधिकारों को खत्म किया जाए। इसका जो असर जा रहा है वो एक तो एंटी बीजेपी जा रहा है, तो उस जाटव मतदाताओं का ये हो रहा है कि या तो वो ऐसे प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं जो बीजेपी को हरा रहे हैं, या फिर बीएसपी को वोट कर रहे हैं। और ये जो बीएसपी का जो वोटर है वो सीधे तौर पर बीजेपी को डैमेज कर रहा है और इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचा रहा है। ये मायावती की इस बार की जो स्ट्रेटजी है और उनका जो चुनाव लड़ने का इस बार आक्रामकता है, उनकी सक्रियता है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो आपसे जिन लोगों ने कहा, मुझे लगता है कि वो ठीक ही कहा। मैं भी इसी चीज को देख रहा हूं। जी बिल्कुल। और मैं अभी सबके पास मैं लौटूंगी, मेहमानों के पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं दे दूं। और वो बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है बीजेपी पर। उन्होंने करारा प्रहार किया है, तंज किया है, प्रहार मैं इसको बोलूंगी। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले गए। दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनकी संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उल जलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी हैं। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है, अब की बार भाजपा साफ। तो ये एक लंबा ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना है कि जो कतारें लगी हुई हैं वो कतारें दरअसल वो फेवर में है इंडिया गठबंधन के, और जहां पर कतारें कम हैं तो भाजपा जो है अपने समर्थकों को बाहर निकालने में असमर्थ रही है। ये कहना है अखिलेश यादव का, और खुद जो बीजेपी के बयान है उससे उनके समर्थक भी शर्मिंदा हो रहे हैं। ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। जयशंकर जी, कैसे देखेंगे आप इस बयान को और वोटिंग परसेंटेज से लेकर तमाम दिन आज जो घटनाक्रम आपने देखा उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? दूसरा, एक तो गर्मी का आलम है, गर्मी जबरदस्त है, तो इससे कम लोग निकल रहे हैं। और जो भाजपा का जो परंपरागत मतदाता या जनाधार है वो थोड़ा एलिट के लोग हैं, उनको घरों में एयर कंडीशन, टीवी सब ज़्यादा पसंद आता है। और उनको जो बूथ तक पहुंचाने वाली मशीनरी थी, इस बार वो सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग या भाजपा के लोग उस ढंग से सक्रिय नहीं इस बार दिख रहे हैं जैसा पहले होता था कि लोग जाते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे और पोल कराते थे। इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा में जिस ढंग का डिटोरिएशन हुआ है, कांग्रेस के भ्रष्ट और बेईमान लोग जो थे, जिनके बारे में खुद ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या भाजपा के और नेता लोग बोलते रहते थे, बयान देते रहते थे, या अन्य दलों से भी ऐसे ऐसे लोगों को ला करके भाजपा में शामिल कराया गया, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो जो भाजपा का परंपरागत कार्यकर्ता था, आरएसएस का जो परंपरागत कार्यकर्ता था, उसके सामने एक समस्या हो रही है कि जिसके खिलाफ हम लड़ते थे, लगातार झगड़ते थे हम लोग, और उसको उसी के जिंदाबाद करते हुए कैसे हम उसके लिए करेंगे। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग मतलब विरोध में नहीं गए हैं, लेकिन घरों में बैठे रह गए, उस ढंग से सक्रियता के साथ बूथ पे नहीं ले गए हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि पहले राउंड में भी जो देखने को मिला था लगभग उसी से मिलता जुलता है, उससे थोड़ा सा आगे ही भाजपा की समस्याएं बढ़ाने का ये दूसरा चरण भी का मतदान साबित होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जो फीड मिल रहा है विभिन्न राज्यों से, उसका यही लबोलुआब है। और खास तौर से प्रधानमंत्री जी की भाषा जिस ढंग से बदली हुई है, उसमें हताशा और बौखलाहट का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। मतलब अब सिर्फ यही रह गया कि माँ बहन की गाली देना बाकी रह गया है, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं। मतलब जितने निचले स्तर पर जा करके वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही उनके पास
ब्रह्मास्त्र है जो कहिए, लेकिन वो धीरे से अब वो चूक गया है। लोग अब सवाल करने लगे हैं, खासतौर से नौजवान और किसान और बेरोजगार सब लोग ये सवाल करने लगे हैं कि भाई ठीक है यार, इतने सालों 70 सालों से आप हिंदू मुसलमान, और जब से आप 10 साल पहले से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान ही तो सुन रहे हैं। आपने मंदिर की बात की, चलो ठीक है मंदिर बना लिया, आपने 3 तलाक हटा दिया, आपने 370 खत्म कर दिया, आपने सीएए लागू कर दिया। ये सब लागू करने के बाद ये भी तो बता दो ना कि जिसके नाम पे आपने किया वो किसी एक हिंदू का उससे क्या फायदा होगा। कहीं ना कहीं तो ये सवाल होगा ना, भाई हम किसान हैं, हमसे पहले आपने कहा कि दोगुनी आमदनी कर देंगे, फिर कहा कि न्यूनतम मूल्य हम समर्थन मूल्य हम जारी करेंगे, उस पर सरकारी खरीद कराएंगे। जब किसान आए उसकी मांगने के लिए एमएसपी, तो आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से उनको पिटवाया किसानों को। अब वही किसान पंजाब में घुसने नहीं दे रहे हैं, वही किसान हरियाणा में डंडे लगे खड़े हुए हैं कि भाई अब तुम गांव में आकर देखो। तो ये जो दिखाई दे रहा माहौल दिखाई दे रहा वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है। लेकिन ये है कि देखिए ये लोग रोग आकर के फिर बाद में आरएसएस के दरबार में जाएंगे और वहां से फरमान जारी कराएंगे कि नहीं साहब देखो तो हाथ से सत्ता निकल रही है, अगर हाथ से सत्ता निकल जाएगी तो फिर सब किया धरा गायब हो जाएगा, फिर तो सारे जितने लोग हैं लुटेरे बदमाश उन सबको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए लोग कोशिश करेंगे। विपक्ष के लिए यह है कि अभी तो काफी ठीक ठाक उनका चल रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और बूथ मोबिलाइजेशन से लेकर के वोट पोल कराने तक देखिए ये तमाम और आगे बढ़ करके इनकी और हरकतें होगी बढ़ेंगी। ये कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी का वोट है, जो यादव वोट है, जो यादव समाज के लोग जो हैं वहाँ के थोड़ा दबंग टाइप के लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद कर देना या उनको एरिया बदल कर देना, या मुस्लिम मतदाता हैं तो उनके नाम गायब कर देना, या कतार में खड़े हुए हैं तो उसमें से किसी के नाम में थोड़ा सा हिज्जे हवाले अगर देख करके कहेंगे साहब आपका तो गलत काम है, आप यहाँ से बाहर निकलिए। तो ये सारे ये लोग करेंगे। ये उसके लिए विपक्ष के लोगों को बहुत ही सतर्क और मजबूत रहना होगा, क्योंकि हमने रामपुर में इसका एक्सपेरिमेंट विधानसभा के उपचुनाव में भी देखा था, तो वो एक्सपेरिमेंट सफल ना हो पाए। इसके लिए विपक्ष के लोगों को भी देखिए, विपक्ष आज अपने मुद्दों को, अपने एजेंडे को, अपने घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। वो नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा है, महिलाओं को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा है कि अगर इंडिया अलायंस जीत के आता है तो जो अभी तक नहीं हुआ था उनके हित में होगा, उनके हक में वो बातें होंगी। अब सरकार के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं बनता है कि साहब 30 लाख नौकरियां रिक्त क्यों है। अगर आप कह रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी तक रिक्त क्यों पड़ी हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि नहीं हम सरकार में आते ही पहला काम करेंगे कि साहब वो 30 लाख रिक्तियों को भरेंगे, तो ये युवाओं को काफी आश्वस्त करता है। जो अग्निवीर वाली योजना है कि 4 साल के लिए आपने अग्निवीर बना दिया, सीमा पर भेज दिया, पूरा प्रशिक्षण भी नहीं, और वो जाकर के अगर वो शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उसको पेंशन भी नहीं देंगे, उसके परिवार के लोगों को नौकरी भी नहीं देंगे। तो इसको भी जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कहा है कि हम सरकार आते ही हम लोग अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक पे अपील कर रही हैं। अब इसके जवाब में जो प्रधानमंत्री जी जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे और खास तबके के लोगों को दे देंगे, ये सारी संपत्ति आपकी विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे, और आपका वो एक्सरे करेंगे कि किसके पास कितनी दौलत है, उसे छीन करके उनको देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, या जो तुष्टिकरण, मतलब इस तरह की घुमा फिरा करके सीधे सीधे वो उस पे आ रहे हैं। लेकिन मजबूरी यही हो रही है कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी उनको अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है जिसको गिना सके, या अपने घोषणा पत्र या जिसको संकल्प पत्र कहते हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में कहें कि साहब देखो हमने ये वादा किया है, हमने पहले वादा किया था वो पूरा किया और अब ये वादा कर रहे हैं हम इसको पूरा करेंगे। ये नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस में खोज खोज करके कहीं कहीं बातें जो उसका भी गलत सलत अर्थ लगा करके, अर्थ का कुअर्थ बना करके उसको पेश कर रहे हैं, उससे अपना खेल रहे हैं। जैसे अब मनमोहन सिंह के बारे में साहब उन्होंने तो कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, लेकिन मनमोहन सिंह तो ऐसा नहीं कहे थे। उन्होंने तो कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक गरीब,
दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। अब उसमें से बाकी 3-4 चीजें आपने काट दिया, सिर्फ अल्पसंख्यकों का लगा करके दिखा दिया। तो ये तो थोड़ा विपक्ष के लोगों का भी ढीलापन है। उनको इसको जितना अधिक से अधिक वायरल करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के पुराने स्पीच को सामने ला करके देखो प्रधानमंत्री के स्तर तक का आदमी कैसा बोल रहा है। आज ही मैंने उनका भाषण सुना आगरा में, क्योंकि जहां चुनाव होता है उसके बगल में वो भाषण देते हैं। मथुरा में चुनाव हो रहा है तो आगरा से भाषण दे रहे हैं। फिर बंगाल में मालदा के आसपास उनका भाषण सुना, वो कह रहे हैं कि लुटेरों को पकड़ करके बंद कर रहे हैं और उनसे जो संपत्ति वसूल करेंगे वो सारा गरीबों में बांट देंगे। हमने कहा कि भाई 10 साल पहले आपने कहा था कि विदेशों में जितना काला धन जमा हुआ है वो सारा हम काला धन लाएंगे और सबको, जितने ईमानदार करदाता हैं, आय करदाता है, उनको आयकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 15 लाख रुपए तो हर भारतीय के खाते में ऐसे ही चले जाएंगे। अब ये बात संजोग की बात है कि उसके तुरंत ही बाद अमित शाह जी थोड़ा ज्यादा उस मामले में ईमानदार है। उन्होंने कहा अरे भाई सब चुनावी जुमला है, चुनाव के समय इस तरह की बातें करते हैं। तो लोग अब समझ रहे हैं कि जो लुटेरे और लूट का पैसा जो है सो कॉल्ड बता रहे हैं कि हम ला करके गरीबों में बांटेंगे, तो वो एक तरह का जुमला है, जुमले से अधिक कुछ नहीं है। पर हमारे जैसे लोग, हम लोग भी 30-40 साल से टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं कि यार मोदी जी अब काला धन लेके आएंगे, बता देंगे कि कितना आया है, उसमें से हमारा हिस्सा कितना है, हमारा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो तो टैक्स तो लग ही रहा है। और दूसरा ये कि लुटेरों को अपने बगल में बिठा करके ये कौन सा लूट का माल वसूल करेंगे। भाई जिस अजीत पवार को आपने कहा 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोपी, उसको छोड़ेंगे नहीं। आपने आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी अशोक चौहान के बारे में कहा उनको हम जेल भेजेंगे, लेकिन जेल क्या, उनको राज्यसभा में भेज दिया, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री या तो गैर जिम्मेदार है, झूठा है, या तो उसके माफी मांगना चाहिए कि भाई हमने अजीत पवार के बारे में गलत बात बोली थी, वो भ्रष्ट नहीं है, वो हरिश्चंद्र के अवतार हैं। अशोक चौहान संत महात्मा पुरुष है, वो एकदम करप्ट नहीं है, आदर्श सोसाइटी नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ था। ये कहकर के माफी मांगना चाहिए उनको देश से। भाई अगर भ्रष्ट थे तो फिर आपकी पार्टी में राज्यसभा में कैसे गए, और अगर भ्रष्ट नहीं थे तो प्रधानमंत्री के लेवल से आपने उन पे आरोप क्यों लगाया। ये बात तो लोग पूछ रहे हैं ना, चर्चाओं में आ रहा है। भले हमारा मुख्य धारा का जो मीडिया है, ढिंढोरची मीडिया, जो भी कहिए गोदी मीडिया, वो नहीं इन बातों को दिखाए, लेकिन आम चर्चाओं में हम लोग, अभी मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, वहां लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई यार प्रधानमंत्री, आप हमारी बातें कई बार लोग सुनते हैं तो बोलते हैं साहब आप तो ठीक कह रहे थे। भाई अगर प्रधानमंत्री लेवल का आदमी वो आरोप लगाता है, उस आदमी को तो वाकई जेल में आना चाहिए, लेकिन तो उनके बगल में, उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में शामिल है, तो ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए ये सारी बातें जो है कहीं जी बिल्कुल, हाँ। जाहिर सी बात है, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बातें लोगों के जहन तक पहुंच रही हैं, लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और लोग ये सोच विचार कर भी वोट कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल क्या कहा और कैसे उनकी बातें जुमला साबित हुई। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं अपडेट दे दूं कि 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है 13 राज्यों में 88 सीटों पर, जिस पर आज वोटिंग हुई है, वो उनकी परसेंटेज में 5 बजे तक की अपडेट है जो आपके सामने रखना चाह रही हूं, जिसमें आसाम में 71%, बिहार में 53%, छत्तीसगढ़ में 72.13%, जम्मू कश्मीर में 67.22%, कर्नाटका में 63.90%, लगभग 64% आप इसको मान सकते हैं, केरला में भी लगभग 64%, 63.97%, और मध्य प्रदेश में 54.83%, महाराष्ट्र में 53.51%, मणिपुर में 76.06%, राजस्थान में 59.19%, त्रिपुरा में 77.53%, यूपी में 52.74% और पश्चिम बंगाल में 71.84%। तो इसमें यूपी जो है उसने नीचे से टॉप किया है, यानी कि वहां सबसे कम मतदान हुआ है, और वहीं त्रिपुरा जो है वो टॉप पर है, मणिपुर सेकंड नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और फिर पश्चिम बंगाल है। बिहार में भी 53%, तो कंपटीशन बिहार और यूपी में है कि नीचे से कौन टॉप करे, तो यूपी में 52.74% और बिहार में 53% वोटिंग हुई है, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। ये दो महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य हैं आबादी के लिहाज से, सीटों के लिहाज से
और अगर उसमें इस तरह का वोटिंग परसेंटेज है तो ये चिंता की बात है कि आखिर तमाम तरह के चुनाव आयोग के प्रोत्साहन के बावजूद, अलग अलग तरह की कैंपेन के बावजूद आखिर मतदाता अपने घरों से क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों वोट नहीं कर रहा है, मतदाता में उत्साह क्यों नहीं है। खासतौर पर मैं इन स्टेट की बात कर रही हूँ, दूसरे स्टेट की नहीं, जहां पर अच्छा मतदान रहा है उनमें पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, और यहाँ अमूमन माना जाता है कि वैसे भी यहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है और यहाँ पर अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन केरला की बात करें तो केरला में 65.9 एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, केरला में 63.97% रहा है। केरला में भी कम रहा है, अमूमन केरला में भी अच्छा परसेंटेज रहता है। केरला के लिहाज से ये परसेंटेज जो है वो उत्साहवर्धक नहीं है। कर्नाटका में भी 63.90%। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो हमने आपके पास रखे, और ये सब ये बताता है आपको कि कैसे कितना परसेंटेज जो ये रहा है, उससे ये अंदाजा जरूर लगता है कि आखिर वोटर क्या सोच रहा है और उसका रुझान किस तरफ है। पहले फेज की वोटिंग हुई थी 102 सीटों पर, और उसके बाद जिस तरह के प्रधानमंत्री के भाषण हमें देखने के लिए मिले और लगातार जो भाषण देखने के लिए मिल रहे हैं, उससे ये बखूबी अंदाजा लग रहा है कि ये दरअसल कम होता मतदान किसके लिए चिंता का विषय है। हालांकि चिंता का विषय सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा परेशान और हताश और निराश जो है वो नजर आ रही है। और इसी पर तंज करते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव नजर आए, और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट एक बार फिर से मैं दर्शकों को एक बार फिर से पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने जो ट्वीट किया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने भाषण जो दिया था, राहुल गांधी का ट्वीट भी है, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री रोते हुए नजर आए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है अपनी गालियों का हिसाब रखते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं या कोसते हैं, या फिर वो रोते हुए पानी पीते हुए नजर आते हैं और विपक्ष उसको एक्टिंग भी कहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव के भाषण की, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम और कम होते चले गए। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है। दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात पूरी तरह से फैल चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं या उनको वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उल जलूल बयानों से भाजपाई खुद शर्मिंदा है और अंदर से नाराज भी हैं। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है, अब की बार भाजपा साफ। तो ये उनका आत्मविश्वास, या कुछ लोग इसको अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन लगातार इसी तरह की बात जो है वो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में जयशंकर जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस ट्वीट पर और इस आत्मविश्वास पर, राहुल गांधी की उस बात पर कि हो सकता है प्रधानमंत्री रोते हुए नजर आए कुछ मंचों से। नहीं, जिस ढंग से उनकी भाषा लगातार बदल रही है प्रधानमंत्री जी की, वो अपने आप में इनकी बात को, राहुल गांधी की बात को सच साबित कर रही है। कि हो सकता है कल को वो तो बहुत बड़े नाटककार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी तरह का भी मंच के उनसे बढ़िया कलाकार शायद कम मिलेगा कि अचानक वो रोने लग जाते हैं, अचानक वो एकदम आक्रामक होने दिखाई दे लगते हैं। तो देखिए, निराशा हताशा तो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। पहले भी उनको हमने बहुत सुना है, 10 साल के पहले भी 10 साल तक सुना है उनको हमने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी सुना है उनको, काफी करीब से देखा है। तो लेकिन इधर उनके चेहरे पे एक तो थकान और दूसरे हताशा साफ झलक रही है, साफ दिखाई दे रही है। और जितने निचले स्तर पर जाकर के वो बातें कर रहे हैं, मतलब इसकी उम्मीद कम से कम कोई नहीं करता था कि उनसे एक प्रधानमंत्री के लेवल पे, भाई भाजपा के लोग, छुटपैये लोग कुछ भी बातें बहुत सारी करते हैं, लोग करेंगे वो, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद जैसे जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे रहने वाला आदमी, भाई अगर आप प्रधानमंत्री हैं देश के, तो सभी के प्रधानमंत्री है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जैन, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, सबके हैं आप।
लेकिन आप जिस ढंग से बातें कर रहे हैं कि वो उनके लिए जो तुष्टीकरण करते हैं, वो जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, वो आपका मंगलसूत्र ले जाकर के छीन करके उनको दे देंगे, मतलब इस तरह की भाषा, भाई इसका मतलब कि आप मान गए हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, ये आप मान लिए, खुद ही आपने मान लिया है। हमको उम्मीद अभी नहीं है, जब सब देख लेंगे सातों चरण का मतदान तब हम कुछ कह सकेंगे निर्णायक ढंग से। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को फीड मिल रहा है, चाहे इंटेलिजेंस से चाहे आरएसएस के नेटवर्क से उनको जो फीड मिल रहा है, इससे उनको जरूर लग रहा है कि वो सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, तभी वो बार बार कह रहे हैं कि ये छीन लेंगे तो दे देंगे तो एक्सरे करेंगे। अरे भाई एक्सरे करेंगे, किसने कहा था कि लोगों की संपत्ति का एक्सरे कोई करेगा? राहुल गांधी ने बार बार यही कहा है कि जातीय जनगणना एक तरह से समाज का एक्सरे होगा। उसे मालूम होगा कि साहब देश की जो आजादी जब से मिली है 75 वर्षों की आजादी में किसको क्या मिला, किसको कितनी हिस्सेदारी मिली, किसको विकास की किरणें किसके घर तक पहुंची और किसकी झोपड़ी अभी भी अंधेरे में डूबी हुई है विकास के मामले में। तो उसका सर्वेक्षण करके उसी हिसाब से नीतियां कार्यक्रम बनाए जाएंगे ताकि उनको भी विकास का फल, विकास की किरणें उनके घरों दरवाजे तक भी पहुंच सके। अब उसको उन्होंने घुमा दिया कि साहब वो तो एक्सरे करने वाले हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, ये सोना कितना है, चांदी कितना है, वो देख करके सब करेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं, हम तो अभी गए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जब बात आई मंगलसूत्र की तो हमने कहा कि भाई देखो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा साहब सोना इतना महंगा कर दिया है कि मंगलसूत्र तो खरीद ही नहीं सकता है, शादी का लगन का मौसम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम अपने दामाद को अंगूठी भी दे पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। मंगलसूत्र की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इस ढंग का जो आलम बन गया है, महंगाई का जो चरम पर पहुंच गई है महंगाई, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को छोड़ करके वो जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने बहुत सही ट्वीट किया, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के और नेता भी हो, इनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है और आरएसएस का कनफुआ तंत्र इतना मजबूत है, वो कानों कान लोगों को पहुंचा देंगे कि अरे देखो भाई पहला चरण हाथ से निकल गया, दूसरा चरण हाथ से निकल गया, अब तो संभालो, अब तो तुम आओ और अब तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके लोगों से मतदान करवाओ क्योंकि उनके वोट बढ़ रहे हैं। तो ये सारा काम ये कर सकते हैं, पिछले बार भी इन्होंने किया था। तो उससे आपको बहुत सतर्क और सक्रिय रहना होगा, अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी होगी, उनका ईवीएम मशीन में डल जाए इसको भी सुनिश्चित करना होगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और इस काम में उनको जरा से भी ढील देने की जरूरत नहीं होगी। जी दूसरा बिल्कुल जाहिर सी बात है और अति आत्मविश्वास में आने की जरूरत नहीं है। हालांकि तमाम कोशिशें आरएसएस की, बीजेपी की रही होंगी कि पहले फेज से दूसरे फेज में जब वो आए और जो भाषण रहे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को निकाले, लेकिन जबरदस्ती तो वो नहीं कर सकते हैं। और वो तमाम भाषणों से भी जो ये कहा जा रहा था कि मोदी जी चुनाव ठंडा है, इसमें कुछ गर्माहट लेकर आएंगे, तो वो गर्माहट लाने की कोशिश की मोदी जी ने खूब, लेकिन उस गर्माहट का असर देखने के लिए सेकंड फेज में भी नहीं मिल रहा है। वो भाषण जो हैं वो कोई कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, जिन भाषणों से मोदी जी को लगता था कि वो मतदाताओं को उनके घरों से और न जाने कहां से निकाल लाएंगे। लेकिन विपक्ष को भी अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है, उनको भी फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। बीजेपी कब क्या कैसे किस तरह से कर सकती है ये 10 सालों में देखा गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे को किस तरह से देखना चाहिए, वो उनका अगला स्टेप क्या हो, इस सब से मोहतात रहने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने ये कहा है कि आजकल मोदी जी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों पर स्टेज में उनके आंसू निकल आएंगे। उन्होंने 10 साल गरीबों का पैसा छीना है। और प्रधानमंत्री के दूसरे बयान आप देख ही रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं तो एक तरफ वो 400 पार 370 की बात कर रहे थे और अभी लोगों को ये डरा रहे हैं कि कांग्रेस की और उनकी सरकार आने वाली है और देखिए फिर वो आपके साथ क्या करेंगे, तो खुद ही वो बता रहे हैं। तो ये तमाम चीजें लोगों के सामने है। अभी 2 फेज खत्म हुए हैं, अभी पूरी टैली जो है वो आपके सामने कुछ देर में, देर रात तक आ जाएगी कि कितने % वोटिंग रही है, लेकिन 5 बजे तक का अपडेट हमने आपको बताया है और 5 और फेज बचे हैं। देखना यह होगा इन 5 फेजेस में क्या क्या और किस तरह के बयान, किस तरह की स्थिति, किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही, चंद मिनट यानी कि 2-3 मिनटों में ही, और अभी फौरन शायद बैक टू बैक ही राजीव जी आपके साथ जुड़ेंगे न्यूज पॉइंट लेकर रोज की तरह, और तमाम पैनलिस्ट उनके साथ मौजूद होंगे और इन तमाम आज जो भी कुछ दिन भर हुआ